हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो वंस अगेन वेलकम अपनी कक्षा के प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास में हम सब ने इंट्रोडक्शन देखा था, बहुत सारी बातें की थी और सॉलिड स्टेट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, राइट? तो आज उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने कल उसको छोड़ा था। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि सर लास्ट टाइम हम अटेंड नहीं कर पाए थे किसी कारण से, तो मैं आपको बता दूं कि एक क्लास हो चुकी है सॉलिड स्टेट की, जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था सॉलिड स्टेट का, ठीक है? तो उसको अभी हम वापस से हल्का सा, मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो लास्ट क्लास में हमने किया था और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन उस सबसे पहले आप सभी को एक एक मॉल आशीर्वाद, खुश रहो, मस्त रहो और सभी मॉलपति बनो, मॉल नेयर बनो। और हाँ, जरूर आप सभी के अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो वो आप यहां पर लिख सकते हो, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे रिलेटेड, ठीक है? तो मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे नाम है, अभिनव, रजत, सुशांत और प्रभांशु है, राइट? ग्रंथ है, अंशु है, प्रियांशु है, नुकुल है, अमन है, विवेक है और नाम धैर्य है, वेदांत, युवराज, मोहित, नवदीप, समीर, नितिन, चिन्मय, मोहम्मद, सोहम, हरिओम, हरिओम, कार्तिक, आदित्य। चलो जी चलो, है ना? तो आगे बढ़े। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा समझ में आया? तो मेनली चलो पहले तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? क्या हमने मेनली डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आता है, राइट? याद है आप सब लोगों को मैंने क्या कहा था? रजिस्टर बंद करके सारे डिफरेंसेस याद करने हैं आपको। चलो एक बार फिर पहले तो रिकॉल करते हैं, फिर अगर किसी में किसी को डाउट है तो मैं हल्का सा उसको वापस एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा डिटेल में चाहिए तो लास्ट क्लास से भी देख सकता है, लेकिन एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला डिफरेंस क्या बताया था? क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में पहला डिफरेंस क्या था? यस, यार कोई कह रहा सर मेरा नाम भी बोल दो, बट तुम्हारा नाम ही बड़ा बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। हाँ सर, आप एक के सर की तरह लगते हो। अच्छा, हाँ, एक के सर ही हूं भाई। राइट, बिल्कुल सही। तो सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट थ्रू आउट एक जैसा रहता है, थ्रू आउट दी सॉलिड अरेंजमेंट एक जैसा रहता है। और अमोर्फस, क्रिस्टलाइन में थ्रू आउट एक जैसा रहता है और अमोर्फस में थ्रू आउट एक जैसा नहीं रहता है। इसके लिए दो अच्छे वर्ड्स है हमारे पास। क्रिस्टलाइन जो होता है वो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जबकि अमोर्फस जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करते हैं। तो ये वर्ड अच्छी तरह से याद रखो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के लिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसके बाद सेकंड डिफरेंस पर हम आते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या था? चलो मैं एक बार, सेकंड डिफरेंस क्या था? कि जो डेल्टा एच फ्यूजन है मेल्ट करने के लिए, यानी ये सेकंड कह सकते हो आप, जो मैंने लिखवाया था सेकंड था लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड डिफरेंस जो था वो था कि उनको मेल्ट करने के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो डेल्टा एच फ्यूजन होता है, जो हम हीट देते हैं उनको मेल्ट करने के लिए, वो चेंज नहीं होती है, वो फिक्स होती है। जबकि अमोर्फस में वो सैंपल टू सैंपल वेरी करती है, किसी के लिए थोड़ी ज्यादा, किसी के लिए थोड़ी कम। ये था थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या था? जो क्लीवेज प्लेन होता है, जब भी हम किसी सॉलिड को तोड़ते हैं
तो जो नई सरफेस जनरेट होती है उसे कहा जाता है क्लीवेज प्लेन। जो नई सरफेस आती है उसे कहा जाता है क्लीवेज प्लेन। और क्रिस्टलाइन में जो क्लीवेज प्लेन होता है वो स्मूथ होता है, एकदम प्लेन, जबकि अमोर्फस में वो जिगजैग होता है, रफ होता है, इरेगुलर होता है। उसका लॉजिक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, राइट? वो स्मूथ नहीं होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे 500 केल्विन या मान लो 800 केल्विन है, तो 800 केल्विन से कम पर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। 800 केल्विन से ज्यादा जैसे ही आपने टेम्परेचर किया तो वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि अमोर्फस के केस में हमारे पास क्या आती है, रेंज आती है। जैसे मान लो वो रेंज है 700 केल्विन से 800 केल्विन, तो 700 केल्विन से कम टेम्परेचर है तो सॉलिड, 800 केल्विन से ज्यादा है तो है वो लिक्विड। लेकिन अगर टेम्परेचर 700 से 800 केल्विन के बीच में है तो वो मिक्स्ड होगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म होगी उसकी, सॉफ्ट भी हो जाएगा वो, तो वो मिक्स्ड फॉर्म होगी। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, अमोर्फस का नहीं होता है। अमोर्फस की एक रेंज आती है। अभी एक्सप्लेन नहीं किया था ऐसा क्यों होता है, ये मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, बस एज अ फैक्ट इसको आप याद रखो, क्योंकि इस चैप्टर का मेन पर्पस तो स्ट्रक्चर है। तो ये डिफरेंसेस तो आपको एज सच याद ही रखने। एंड देन लास्ट वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो क्या था, वो मैंने आपको बताया था एनाइसोट्रोपिक नेचर और आइसोटोपिक नेचर। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अमोर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। लगता उल्टा है, ऐसा लगता है बहुतों को क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक है, नहीं। आइसोट्रोपिक का मतलब पता है क्या बताया था? आइसोट्रोपिक का मतलब हाँ बिल्कुल, किसी ने पूछा डेल्टा एच फ्यूजन जो है अगर अमोर्फस सब्सटेंस है तो एक ही सब्सटेंस के अलग अलग सैंपल के लिए भी उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। देखो सब्सटेंस बदल गया तो डेल्टा एच फ्यूजन तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन सेम सब्सटेंस भी अगर है और वो अमोर्फस है तो सैंपल टू सैंपल भी डेल्टा एच फ्यूजन वेरी करता है। बिल्कुल सही लिखा किसी ने। आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब किसी भी डायरेक्शन से प्रॉपर्टी को मेजर करो, अगर वैल्यू सेम आती है तो वो आइसोट्रोपिक नेचर है, और अमोर्फस जो है वो आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। जैसे इसको सिंपल सा एक सेंटेंस बोलूं, लाइट की वेलोसिटी, देखो इसको हम मेजर तो नहीं कर पाएंगे, बट एक अमोर्फस सब्सटेंस के थ्रू अगर लाइट किसी भी डायरेक्शन के थ्रू पास हो उसकी स्पीड उतनी ही रहती है। लेकिन एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के थ्रू अगर लाइट पास होगी तो अलग अलग डायरेक्शन से उस लाइट की जो स्पीड होगी वो भी अलग अलग होगी, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। तो आइसोट्रोपिक नेचर मतलब किसी भी डायरेक्शन से प्रॉपर्टी मेजर करो, चाहे इधर से मेजर करो चाहे इधर से मेजर करो, वैल्यू सेम है तो आइसोट्रोपिक नेचर, और वैल्यू अगर डिफरेंट है तो अनआइसोट्रोपिक नेचर। और क्रिस्टलाइन जो है वो अनआइसोट्रोपिक नेचर को शो करते हैं। और लास्ट में मैंने आपको इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे, याद आप लोगों को एग्जाम्पल्स इनके? मेनली देखो ज्यादातर तो क्रिस्टलाइन होते हैं, अमोर्फस के एग्जाम्पल्स लिमिटेड होते हैं, जिसमें मेनली आपको मैंने बताया था जो ग्लास होता है वो अमोर्फस होता है, और ज्यादातर पॉलीमर्स, ये प्लास्टिक बोल दो, प्लास्टिक भी सारे पॉलीमर्स ही होते हैं, टेफ्लॉन, पीवीसी, सेलोफेन, ये सब अमोर्फस हैं। ये गिने चुने एग्जाम्पल्स है, देखो याद रखने आपको, ऐसा नहीं कि दुनिया जहां के सारे एग्जाम्पल्स, नहीं, बस ये कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स है। ग्लास, रबर, पॉलीमर्स, ये सब जो है वो अमोर्फस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा आपने, बिल्कुल बढ़िया जी बढ़िया। तो यहां तक का अब हमें सब कुछ याद है, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी। पॉलीमर सब्सटेंस होता है बेटा, पॉलीमर सब्सटेंस होते हैं उनको, जैसे प्लास्टिक होता है, पॉलीमर्स, प्लास्टिक जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। अब
नेक्स्ट पार्ट आता है। अब हम मेनली किसकी बात करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही बात करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी फर्दर कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो हेडिंग लिखिए यहां पर, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ बॉन्डिंग, depending upon the type of bonding, crystalline solids can be categorized into हाँ जी प्रतीक, मैं ही हूं एक सर। अब युवराज सब जल्दी आ जाएंगे, फोकस इस पर करो अब। तो पहला यानी कैटेगरीज क्या क्या है? तो आयनिक सॉलिड्स, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है अलग अलग तरह की बॉन्डिंग कौन सी होती है। आयनिक बॉन्ड होते हैं, राइट, कहीं मेटेलिक बॉन्ड होते हैं और कहीं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। सुना हुआ आपने? ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। तो अगर आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? केटाइन और एनाइन। तो आयनिक सॉलिड्स, इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, राइट। इनके एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो, NaCl, KCl, ZnS, ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स है, बड़े सिंपल से आयनिक बॉन्ड सबको ही पता है। विक्रम अभी तो तुम एक सर से ही काम चलाओ, धीरे धीरे बताया जाएगा तुम्हें, ठीक है। और देखो पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें ना करें, लास्ट के 5 मिनट अपन चलो गपशप करेंगे, ठीक है। जब तुम इधर उधर की सारी बातें करेंगे, जब लेकिन पढ़ रहे हो ना, तो अब केवल सॉलिड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया उसके बारे में पूछो, या जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में पूछो। तो आयनिक सॉलिड कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। दूसरा मेटेलिक सॉलिड्स, नाम से ही समझ में आ रहा है जी, क्या समझ में आ रहा है? कौन से बॉन्ड होंगे इसमें? मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स में जो होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, मेटेलिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। नहीं, इसमें एग्जाम्पल्स कॉपर, आयरन, चाहो तो और लिख सकते हो, सिल्वर, ये मेटल्स जितने भी है इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटेलिक बॉन्ड्स, राइट। कल के लेक्चर नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं, चलिए मैं देख के बताऊंगा। कैटेगराइज्ड इनटू, बस यही लिखा हुआ है बेटा। देन थर्ड पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। थर्ड वन कोवलेंट, अच्छा वैसे इनका एक और नाम भी है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड क्यों कहा जाता है वो अभी बताऊंगा। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इनमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? कोई बता सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना। देखो बिल्कुल सोच समझ के, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसमें कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? चलो इंतजार कर रहा हूं, देखता हूं। हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स कोवलेंट नहीं होते बेटा, मेटेलिक बॉन्ड अलग होते हैं, आयनिक बॉन्ड अलग होते हैं। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, चलिए बताइए इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? अरे वाह, सबको पता है। ऑब्वियसली बात है, नहीं कोवलेंट बॉन्ड ही होंगे। जैसे मॉलिक्यूल होता है ना, क्लोरीन में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, आयोडीन में कोवलेंट, O2 के बीच में दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम। तो कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तो पहली चीज तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट,
एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स बताइए इसके। तो इसका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, SiO2, क्वार्ट्स बेसिकली जिसे आप कह सकते हो, मैं क्वार्ट्स लिख देता हूं, SiO2, ये सब नेटवर्क बन जाता है। एक दो कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते, बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होता है, इसीलिए इन्हें नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है। डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2, ठीक है। तो ये हो गए तीन तरह के। देन और भी नाम लिख सकते हो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पता होने चाहिए। देन एक और इसी में आता है, O2 तो गैस है बेटा, नॉर्मली तो गैस ही है, तो O2 को भी हम इसमें सॉलिड में तो नहीं कर सकते। पॉलीमर्स तो अमोर्फस हो गए, फुलरीन का भी रुक जाओ, LiCl, आप खुद सोचो, किसी ने लिखा LiCl, ये आयनिक कंपाउंड है ना, ठीक है। हाँ जी, क्रिस्टलाइन एनाइसोटोपिक होते हैं ये। कुछ एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, डिफरेंट पार्ट डिफरेंट हीट से पिघलेगा क्या सर? डेल्टा एच फ्यूजन सबकी बराबर थी बेटा। देन इसी में एक और केस आता है, फोर्थ वन, उसमें कौन से बॉन्ड्स होंगे उसकी बात करते हैं। फोर्थ, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनमें अब कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय van der Waals forces। held together by van der Waals forces। van der Waals forces क्या होते हैं? वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, जैसे आयन डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये जो वीक फोर्सेस होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं van der Waals forces। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वो भी स्ट्रांग होता है, मेटेलिक बॉन्ड वो भी स्ट्रांग होता है, बट ये जो वीक फोर्सेस होते हैं जो एटम्स के बीच में लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं van der Waals फोर्सेस। ये अलग अलग तरह के होते हैं, आयन आयन अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, हाँ, और भी आपने एक दो नाम सुने होंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये कुछ और वीक जो फोर्सेस होते हैं, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, लेकिन अगर वो वीक है तो उन्हें हम बोलते हैं van der Waals फोर्सेस। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की मैं कैटेगराइज करूं तो इसमें तीन कैटेगरीज हम बनाते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। जैसे आयोडीन सॉलिड, ये एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं इसके, ठीक है। आयोडीन सॉलिड की बात करें तो ये भी सॉलिड है, बट दो आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में, एक आयोडीन मॉलिक्यूल दूसरा आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में केवल van der Waals फोर्सेस होते हैं, और ये वीक फोर्सेस होते हैं, इसीलिए इनको मेल्ट करना आसान होता है। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ना, ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं या इजीली वेपराइज हो जाते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है। तो नॉन पोलर सॉलिड जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन सॉलिड आप कह सकते हो। पोलर की केस में अगर मैं आता हूं तो मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली देखो SO2 जो है वो रूम टेम्परेचर पर तो गैसेस फॉर्म में होती है, बट अगर टेम्परेचर कम कर दो तो SO2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये पोलर है, SO2 का मॉलिक्यूल क्या है? पोलर, इसीलिए ये भी सॉलिड है, बट इसे क्या बोला जाएगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये नॉन पोलर है, इसीलिए आयोडीन, क्योंकि दोनों ही आयोडीन के एटम है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसे आप कह सकते हो H2O, आइस की मैं बात करता हूं, आइस भी सॉलिड है, इसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। किस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह की पोलर बॉन्डिंग ही है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है, बट इसको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया।
ये भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, ये भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, बट सिंस यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है इसीलिए इसे अलग कैटेगरी में पुट कर दिया गया है। नेटवर्क नहीं बन रहा है यहां पर, ये नेटवर्क सॉलिड नहीं है, यहां पर बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क नहीं बन रहा है इसीलिए इसे नेटवर्क सॉलिड नहीं कहेंगे। ये दो आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्सेस हैं? वॉन डेर वाल फोर्सेस है। किसी ने पूछा हाउ इज द जोश, बताओ भाई। HCl भी हो सकता है, HCl भी सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड वो भी आप लिख सकते हो। बेटा डाइपोल डाइपोल यार ये चीज थोड़ी इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप तब समझ में आ जाएगा, अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं होता। डाइपोल मोमेंट पढ़ते हो, HF भी एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये लिख दो, HF भी एग्जाम्पल है, ठीक है, वेरी हाई, बहुत बढ़िया। अमोनिया भी कह सकते हो। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के 3 कैटेगरी है ना। हाँ हाँ, ड्राई आइस CO2, CO2 का ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो, क्योंकि डाइपोल डाइपोल कैंसिल आउट कर देते हैं तो CO2 भी आप बोल सकते हो, बट उसको नॉन पोलर में बोला जाता है क्योंकि उसमें एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अमोनिया लिख सकते हो, बट ये देखो सारे बस लिमिटेड एग्जांपल्स, पहले इस पर फोकस करो, है ना। एक एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इन पर फोकस करो। फाइनली मैं एक शीट में एक साथ सारे एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। ये देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल्स, नेटवर्क सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड। बस जो लिखे हैं उतना, ज्यादा दिमाग मत लगो भाई, इतने से एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स कभी कभी क्या कंफ्यूजिंग होते हैं, तो हमें उन सब के बारे में नहीं सोचना है। सिंपल से एग्जाम्पल्स है, इजीली कैटेगराइज करना है। इवन अमोनिया, वाटर, आयोडीन, बेंजीन, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, अच्छा थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा था फुलरीन, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। फुलरीन वो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एग्जाम्पल, 2 फुलरीन मॉलिक्यूल के बीच में भी वॉन डेर वाल फोर्सेस भी होते हैं, राइट। ये लिख दिया बेटा, SiO2, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, समझ में आया। इसका भी ग्रेफाइट की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये कुछ कैटेगराइजेशन था। अब हम इस चैप्टर के मेन पार्ट पर आ रहे हैं, ये तो क्लासिफिकेशन था देखो, अब इस चैप्टर के मेन पार्ट पर आते हैं, नहीं। और वो मेन पार्ट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, उसकी बात करते हैं। सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, कैसे वो अपने आप को अरेंज करते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल समराइज कर दिया बेटा, अब वापस एक बार इसको देखना, ठीक है। तो अब मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर आ रहा हूं। हेडिंग डालिए सम बेसिक डेफिनेशंस, डेफिनेशंस। अब यहां से इसको बहुत केयरफुली सुनना, अभी तक तो क्लासिफिकेशन था, अलग अलग टर्मिनोलॉजी थी, बट हाँ अब यूं कह दो मेनली ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले उसके लिए कुछ कुछ टर्म्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर पहली टर्म आती है बेसिस, या उसको बोला जाता है मोटिव। हेडिंग डाल दी आप लोगों ने? हाँ जी। और लास्ट क्लास में क्या कहा था? बिस्तर पे कोई नहीं बैठेगा, है ना। कोई बैठा है क्या बिस्तर पर? देखो बार बार मत लिखो एक ही, जितने एग्जाम्पल्स की जरूरत है ना नोहित वो सब बता दी।
एनर्जी वहां लगाएंगे ना जहां जरूरत है, जहां जितनी एनर्जी चाहिए वहां उतनी एनर्जी लगाएं। बिल्कुल सही ना। ऊपर लिखा हुआ है सम बेसिक डेफिनेशन। मोटिव है, बिल्कुल चेयर, टेबल चेयर पर होना। हाँ, रजिस्टर सामने, हाथ में पेन, जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सारा नोट्स कॉपी में होना चाहिए। चलो, तो बेसिस और मोटिव, डेफिनेशन लिखो इसकी पहले। ए बेसिस मे बी एन एटम और मॉलिक्यूल या एटम, मॉलिक्यूल और आयन which is repeated in space to generate, हाँ ये, to generate entire, क्रिस्टल लिख रहा हूं मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल का मतलब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ए बेसिस मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन विच इज रिपीटेड इन स्पेस। स्पेस का मतलब ये नहीं कि स्पेस में चले गए, हाँ और भाई स्पेस यहां पर भी उनको अगर आप रिपीट करते हो तो उससे पूरा क्रिस्टल बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। जैसे जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें जो ब्रिक्स होती है हमारी, वो एक तरह की हमारी क्या है, बेसिस है या मोटिव है। आप एक बेसिस रखते हो, फिर दूसरी एक ब्रिक रखते हो, फिर दूसरी ब्रिक रखते हो, फिर तीसरी ब्रिक रखते हो, फिर चौथी ब्रिक रखते हो। इस तरह से ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स रखते 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 पूरा क्या बन जाता है? यस, हाँ, बिल्डिंग बन जाती है, घर बन जाता है, महल खड़ा हो जाता है, होटल बन जाती है, राइट। तो क्या यूज हो रही है वहां पर? ब्रिक्स, उसे हम कहते हैं बेसिस, राइट। तो उसे कहा जाता है बेसिस। तो ये जो ब्रिक्स आपकी है उसे हम बोलते हैं बेसिस। लेकिन सुनो सुनो सुनो, पहले आप बीच में कुछ मत पूछो बेटा। अनुराग देखो, काम की सारी चीजें मैं बता दूंगा, जो बताया गया ना उसी पर पूछो, जो नहीं बता रहा हूं उस पर अभी बात बाद में करेंगे ना। आगे मत भागो भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो। अब जब आप बेसिस डिसाइड करते हो ना, तो जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक सिंगल ब्रिक हमारी एक बेसिस है। आप चाहो तो आप 2 ब्रिक्स को भी एक बेसिस मान सकते हो, आपकी इच्छा तो 3 ब्रिक्स को भी आप एक बेसिस मान सकते हो, 4 ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन को भी एक बेसिस मान सकते हो। लेकिन अगर आपने मान लो 2 ब्रिक्स को एक बेसिस माना है, तो आप कहीं पर भी रखोगे तो 2 ब्रिक्स एक साथ रखनी पड़ेगी, फिर एक नहीं रख सकते। आपको लगा यार कहीं सर थोड़ी सी जगह एक ब्रिक रख दूं, तो फिर 2 ब्रिक को एक बेसिस नहीं मान सकते, यानी बेसिस को तोड़ा नहीं जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते उसके। यानी जो भी आपकी बेसिस है या तो रखी जाएगी तो पूरी रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं एक ब्रिक रखनी पड़ रही है तो आप एक ब्रिक को ही बेसिस मानो। अरे ईंट बेटा, ब्रिक्स का मतलब जो ईंट होती है मकान बनाते वक्त रखते ना, उसी को बोल रहे हैं। तो अगर कहीं आपको लग रहा है कि आधी ब्रिक रखनी पड़ रही है, तो फिर आधी ब्रिक को ही आप बेसिस मानो। समझ में आई मेरी बात? तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एटम्स की बात करते हैं, मान लो ये कोई एटम्स है जिनको आपने ऐसे अरेंज किया हुआ है, ये लीजिए मैंने ऐसे इतना ही अरेंजमेंट अभी मान लो। यार किसी ने शौर्य, मैंने लास्ट क्लास में बहुत क्लियरली बोल दिया। वैसे बुक पढ़ना चाहो तो मैं 5-10 नाम और बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहली चीज तो क्या आपके पास टाइम है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जो मैंने शीट दी है वो कंप्लीट है, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत
नहीं है। हाँ, घर पे लाके रखनी है, अच्छा लगता है तो मैं नाम और बता सकता हूँ, ये सारी बुक्स लाके रख लो, बट काम जो होगा वो क्लास नोट्स और जो शीट में आपको दे रहा हूं, बस उसके ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। मेरी तरफ से बिल्कुल नो। ठीक है, अब यहां पर ये मान लो एटम्स रखे हुए हैं, तो क्वेश्चन आता है किसे बेसिस माना जाए। आप कह सकते हो सर एक सिंगल एटम को बेसिस मान सकते हैं, मान सकते हैं। एक एटम रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बिल्कुल बढ़िया जी, ठीक है, ये एक बेसिस। बट आपकी इच्छा नहीं सर मैं तो एक नहीं, दो एटम के कॉम्बिनेशन को बेसिस मानूंगा, तो वो भी कर सकते हो। ये दो एटम, फिर दो एटम, फिर दो एटम, वो भी सही है। उसके बाद आ जाता नहीं सर मैं तो तीन एटम के कॉम्बिनेशन को एक बेसिस मानूंगा, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि तीन एटम रखे, फिर तीन एटम रख दिए, हो गया काम हमारा। यानी एक सिंगल एटम को बेसिस मान सकते हो, दो एटम के कॉम्बिनेशन को भी बेसिस मान सकते हो, तीन एटम के कॉम्बिनेशन को भी बेसिस मान सकते हो। लेकिन क्या चार एटम के कॉम्बिनेशन को बेसिस मान लें क्या? बताइए। नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको बेसिस माना तो इसको रख के ये दो एटम तो रिपीट नहीं होंगे, यानी ये चार एटम की बेसिस नहीं मानी जाए, यानी क्योंकि फिर उस बेसिस को तोड़ना पड़ेगा, राइट? फिर उस बेसिस को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा अशोक जी ने कि सर अनवांटेड मैसेजेस को रिप्लाई मत करो। हाँ यार, सही कह रहा हूं, मैं भी यही चाहता हूं, बट वो बार बार दिखते रहते ना, तो थोड़ा लगता है यार अब बता ही देते हैं इसको। चिराग बेटा, जब मैं आऊंगा ना सारी चीजें कवर करूंगा, सब मेरे पे छोड़ दो। बस जितना बोलता हूं ना, सर ने ये बोला है, बस यही दुनिया है फिजिकल केमिस्ट्री। उस यूनिट सेल क्या होता है वो सारी चीजें आएगी ना, वो आएगी। अच्छा, एक हाँ, ये क्वेश्चन नितिन ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल बढ़िया। नितिन ने कहा कि सर छह एटम को एक बेसिस मान सकते हैं, तो बेटा यार फिर सबको एक पूरे को एक बेसिस मान लिया, तो फिर रिपीट किसको करोगे? फिर रिपीटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो बेसिस को रिपीट करना होता है, तो ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसको हम रिपीट करें। तो छह एटम को ही बेसिस मान लिया, तो फिर रिपीट करने वाला तो कुछ बचेगा ही नहीं, राइट? तो बेसिस हमें सोच समझ के डिसाइड करनी होगी, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, किसको मानना है। ठीक है, ओके। अब ये तो बात होगी बेसिस और मोटिव। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, नेक्स्ट डेफिनेशन पर आ रहा हूं। सेकंड डेफिनेशन, क्रिस्टल लैटिस। लैटिस या स्पेस लैटिस, सबका मतलब एक ही होता है। ये बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं बुक्स में पढ़ते हैं ना, तो कभी कोई लैटिस लिख देता है, कभी कोई क्रिस्टल लैटिस लिख देता है। सबका मतलब एक ही है, क्रिस्टल लैटिस बोलो या स्पेस लैटिस बोलो। देखते हैं क्या होता है ये। हम्म उपेंद्र ने क्वेश्चन पूछा, सर फुलरीन नेटवर्क सॉलिड क्यों नहीं है? तो देखो बेटा, फुलरीन का एक फॉर्मूला होता है C60, फिक्स है। तो C60 के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, तो वो लिमिटेड, जबकि पॉलीमर नेटवर्क में अनलिमिटेड होते हैं। डायमंड है तो बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसमें कोई फिक्स नंबर नहीं होता, इसीलिए फुलरीन नेटवर्क सॉलिड में नहीं आता है। चलो अब इस पर आ रहे हैं। नहीं, चलते रहने दो, चैट में थोड़ा अब लगता है कि हाँ क्लास में स्टूडेंट्स है, नाम दिखते रहते हैं तो अच्छा लगता है। बट धीरे धीरे, कोई नहीं, धीरे धीरे आप भी थोड़े समझदार हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, तो बहुत अच्छा डिस्कशन होगा हमारा। धीरे धीरे मुझे लगता है ओवर द टाइम ये कमेंट जो है रिलेवेंट आते जाएंगे, रिलेवेंट कमेंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, ओके। तो क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। इफ, लिखो पहले, इफ वी पुट ए पॉइंट at the same location
in each repeated basis the collection of points is called crystal lattice. जो पॉइंट्स का कलेक्शन है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस. समझाता हूं मैं इस चीज को. लेट से ये हमारी बेसिस है ना, ऐसे एटम्स रखे हुए, रिपीट करा किया हुआ हमने इनको. और अब मैं क्या कर रहा हूं, हर एक बेसिस के, ये एक एटम हमारी एक बेसिस है, तो हर एक के सेंटर पर किसी भी सेम लोकेशन पर, वो आप सेंटर भी ले सकते हो, कोई नीचे वाला पॉइंट भी ले सकते हो, बट मैं हर एक के सेंटर पर एक पॉइंट पुट कर रहा हूं. ठीक है, पॉइंट पुट कर दिया सेम लोकेशन पर, लिखा हुआ ना, लोकेशन सबकी सेम होनी चाहिए. अब हर एक के सेंटर पर पुट कर दिया. और अब पॉइंट्स पुट करने के बाद मैंने इन बेसिस को यहां से हटा दिया. इन बेसिस को यहां से मैंने हटा दिया. तो बेसिस को हटाने के बाद अब मेरे पास क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. इस तरह से ये तो 2D में दिख रहा है. एटम्स अगर 3D में भी है तो आपको पॉइंट्स इसके पीछे भी दिखेंगे, आगे भी दिखेंगे, लेफ्ट में भी, राइट में भी. तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट. और ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं लैटिस. यानी लैटिस में कोई एटम नहीं होता, लैटिस में कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, लैटिस में कोई आयन नहीं होता है, केवल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. इमेजिन कर सकते हो आप, क्या एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, नीचे भी, ऊपर भी, आगे भी, पीछे भी, केवल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. ये लैटिस. और हर एक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट. हर एक पॉइंट को क्या बोला जाता है, लैटिस पॉइंट. अब सुनना अच्छी तरह से, एक सेंटेंस बोल रहा हूं जिसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे. बहुतों को ये डिफरेंस ही नहीं समझ में आता. ये सॉलिड है, सॉलिड को मैं और क्या बोल सकता हूं, क्रिस्टल. सॉलिड मतलब क्रिस्टल. सॉलिड में एटम्स होंगे, आयंस होंगे, जो भी होंगे. और ये क्या है, लैटिस. एक लैटिस से क्रिस्टल कैसे बनेगा, एक लैटिस से क्रिस्टल कैसे बनता है. सुनना अच्छी तरह से सेंटेंस को. एक लैटिस के हर एक लैटिस पॉइंट पर जब हम एक बेसिस रखते हैं, क्या रखते हैं, बेसिस, तो उससे क्या बनता है, क्रिस्टल बनता. सेंटेंस बोलो, घर में तेज आवाज में सेंटेंस बोलो. क्या बोलोगे, धीरे धीरे नहीं बोलना है. आपके घर में जितने भी मेंबर्स हो उनको सुनाई देना चाहिए, कि इससे लगना चाहिए कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा लगना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हो. सेंटेंस क्या बोलोगे, एक लैटिस के हर एक लैटिस पॉइंट पर बेसिस रखने पर क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है. एक लैटिस के हर एक लैटिस पॉइंट पर बेसिस रखने पर क्रिस्टल बन जाता है. तेज आवाज में बोलना ये सेंटेंस. सेंटेंस पूरा बोलो. देखो इस सेंटेंस में 4 नए वर्ड्स हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. बहुतों को समझ में ही नहीं आता कि लैटिस क्या है, क्रिस्टल क्या है. पहले ये चीज क्लियर करो. तो वापस है, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, फिर रिपीट नहीं करूंगा. हाँ, एक लैटिस के हर एक लैटिस पॉइंट पर बेसिस पुट करने पर क्या बनता है, क्रिस्टल बनता. ठीक है, अब इसी में और आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ये एक लैटिस हमारे पास आया है, जरूरी नहीं कि हर एक का लैटिस ऐसा ही हो. लैटिस अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं ना, किसी और का लैटिस अलग हो सकता है. जैसे मान लो यहां पर मैं एक को लैटिस बना रहा हूं, किसी में लैटिस में पॉइंट्स ऐसे स्लांटेड हो सकते हैं, ऐसे भी पॉइंट्स आ सकते हैं, राइट.
तो ये भी एक लैटिस है, ये भी एक लैटिस है, और दोनों लैटिस जो है वो अलग अलग है। ये अलग लैटिस है, ये एक अलग लैटिस है। नाउ लैटिस और भी टाइप के हो सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मान लो ये एक लैटिस है, और इसमें मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूं, जैसे मेरे पास ये एक लैटिस है, ओके, ये पॉइंट्स पुट कर दिए, मतलब लैटिस सेम, ये भी वापस से वही लैटिस ही है। लेकिन अगर मैं दोनों पर अलग अलग बेसिस रखता हूं, मान लो यहां पर तो मैं सभी पर एक एक एटम रख रहा हूं, ऐसे ये बेसिस रख दी मैंने, तो क्या बन गया? क्रिस्टल। लेकिन लैटिस तो वही है, बट यहां पर मान लो मेरी बेसिस में एक नहीं दो एटम है, बेसिस ऐसी है जिसमें एक नहीं दो एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, तो यहां पर अब मैं ये वाली बेसिस रख रहा हूं। अब अगर मैं ये वाली बेसिस रखता हूं तो भी क्या बनेगा? क्रिस्टल, राइट? ये भी बनेगा क्रिस्टल। लेकिन ये एक अलग क्रिस्टल है, ये एक अलग क्रिस्टल है, दोनों क्रिस्टल अलग अलग है। इसमें केवल एक एटम रखा है, इसमें क्या रखा? मॉलिक्यूल रखा, तो ये एक अलग क्रिस्टल है, ये एक अलग क्रिस्टल है, लेकिन दोनों क्रिस्टल का लैटिस सेम है। मतलब एक ही लैटिस से आप बहुत सारे क्रिस्टल बना सकते हो। बेसिस बदल गई, क्रिस्टल भी बदल गया। यानी वापस सेंटेंस बोल रहा हूं, एक ही लैटिस से बहुत सारे क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। या इसको उल्टा बोला जाए, या इसको उल्टा बोला जाए, बहुत सारे क्रिस्टल का एक ही लैटिस हो सकता है। बहुत सारे क्रिस्टल का एक ही लैटिस हो सकता है, हाँ या ना? अलग अलग, क्योंकि ये अलग क्रिस्टल है, ये एक अलग क्रिस्टल है, लेकिन दोनों का लैटिस सेम है। बिल्कुल किसी ने लिखा मतलब एक ही लैटिस से इनफाइनाइट क्रिस्टल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। बेसिस बदलती जाएगी, क्रिस्टल बदलता जाएगा। तो ये एक अलग क्रिस्टल है, ये एक अलग क्रिस्टल है, लेकिन दोनों का लैटिस सेम है। तो एक और अच्छा सेंटेंस लिख लो, एक ही लैटिस से बहुत सारे क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। उल्टा बोलें तो बहुत सारे क्रिस्टल का सेम लैटिस हो सकता है। लैटिस केवल पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो अब यहां पर बेसिकली हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, हमें इन सॉलिड्स को कैटेगराइज करना है। ये जितने भी सॉलिड्स है, तो देखो हर सॉलिड अपने आप में अलग है। कॉपर में कॉपर का एटम है, सिल्वर में सिल्वर का एटम है, गोल्ड में गोल्ड का एटम है। तो ऐसे तो हर एक सॉलिड अलग अलग है। तो आप इन क्रिस्टल को कैटेगराइज नहीं कर सकते। सारे क्रिस्टल, सारे सॉलिड अलग अलग है, बट उनके लैटिस कॉमन हो सकते हैं ना, क्योंकि लैटिस तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो उनके लैटिस सेम हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कोई मान लो कॉपर है या सिल्वर है, दोनों क्रिस्टल अलग अलग हैं, दोनों सॉलिड अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का लैटिस सेम हो सकता है, आया ना? तो यहां पर हम कैटेगराइज जो करेंगे वो लैटिस के बेसिस पर करेंगे, लैटिस के बेसिस पर करेंगे, राइट? तो अब हमें यह देखना है कि लैटिस कितने तरह के बन सकते हैं। लैटिस तो बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, ये भी एक लैटिस है, ये भी एक लैटिस है, और भी इस तरह से हो सकते हैं। तो 2D में देख रहे हो आप, 3D में भी हो सकते हैं। किसी ने यहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात की थी, बेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक नहीं जा रहे हैं, एटम के अंदर नहीं घुस रहे हैं हम, तो भूल जाओ अभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। बेटा लैटिस समझा दिया, ये लैटिस दिख रहा है, ये क्रिस्टल दिख रहा है, नहीं? पूरा समझाया मैंने आराम से। उसके बाद भी जो समझाया वही तो है। जैसे अभी किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या? तन्मय। फिर पूछो तुम्हारा नाम क्या? भाई तन्मय तो नाम है, ये थोड़ी तन्मय क्यों है, नाम ही तन्मय है।
लेटिस, ये लेटिस है, डेफिनेशन लिखी हुई है। और क्या बताऊं, व्हाट इज लेटिस, डेफिनेशन लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है, उसके बाद तो कुछ नहीं। ठीक है, अब वापस से लास्ट टाइम 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, फिर से याद रखना। एक ही लेटिस से, इन दोनों का लेटिस सेम है, क्रिस्टल अलग अलग है, सॉलिड अलग अलग है, लेकिन लेटिस सेम है। एक ही लेटिस से बहुत सारे क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, या उल्टा बहुत सारे क्रिस्टल का सेम लेटिस हो सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो लेटिस है हमारे पास, इनको कैसे कैटेगराइज करें, इनको क्या बोलूं। दिखने में तो दिख रहा है कि यार ये एक अलग लेटिस है और ये एक अलग लेटिस है, लेकिन क्या नाम क्या दूं, क्या बोलूं, ये लेटिस ए, ये लेटिस बी, या इसका नाम रख दें कि ये अभिनव लेटिस, अभिनव लेटिस, इसका नाम लिख दूं गोपाल लेटिस, इस किसी और का नाम रख देते हैं आयुष लेटिस। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उस मतलब ठीक है, रटना चाहे तो रख लो कि देखो आयुष लेटिस ऐसा होता है, अनुराग लेटिस ऐसा होता है, गोपाल लेटिस ऐसा होता है, ये रट लो, पिक्चर ये होती है, रट। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है, वो तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि इन लेटिस का हम इनको कैसे नाम, क्या नाम देंगे, इनको कैसे इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, वो अब मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले हमें एक टर्म समझनी होगी, पैरेललो पाइप्ड। एक वर्ड यहां पर मैं लिख रहा हूं, सुना हुआ ये नाम, वैसे आपने ये नाम तो सुना होगा, पैरेललोग्राम। हाँ जी। हम्म। हम्म। आपको सुन नहीं सकता, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूं। पैरेललो पाइप या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम 2D होता है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब क्या है, पैरेललोग्राम है ना। बट वो 2D में होता है, 3D में इन्हें क्या बोला जाता है, पैरेललो पाइप। पैरेललोग्राम में क्या फिक्स होता है, पैरेललोग्राम में क्या हम कहते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होती है, दे मस्ट बी पैरेलल, पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ओहो, किसी ने लिखा सर कभी कभी शायरी भी सुना दीजिएगा। और क्या डिमांड है तुम्हारी, बोलो। है और कुछ डिमांड, थोड़ा साथ में नाच गाना नहीं। सोचो तुम अकेले कमरे में यहां पर मस्त। चलिए यार, इतनी अच्छी राइटिंग है, किसी ने कहा कि सर आप स्पेलिंग बोल दो, पैरेललो पाइप्ड, बेटा यार लोग बाग तारीफ करते हैं। हाँ, किसी ने, हाँ तो पैरेललोग्राम, लाइंस पैरेलल होती है। पैरेललो पाइप 3D, एग्जाम्पल्स बताओ, देखिए पैरेललो पाइप के, किसी ने लिखा था अभी क्यूबॉइड एक पैरेललो पाइप्ड है, और क्यूब, क्यूब को भी पैरेललो पाइप्ड बोल सकते हैं क्या। बीएमडब्ल्यू में घुमा दीजिए, घुमाएंगे बेटा, बट बीएमडब्ल्यू में घुमाने का रूल है यार बेटा, जब अच्छी रैंक लेके आ जाओगे ना, पार्टी भी करेंगे कोटा में और घूमेंगे भी सही। मैं आपको बताता हूं, यानी पैरेललो पाइप्ड, ये 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स जिसमें अपोजिट साइड्स जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी 6 फेसेस इन विच, या इन विच
अपोजिट फेसेस आर, या हैविंग 6 फेसेस कर दो, हैविंग 6 फेसेस इन विच अपोजिट फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट फेसेस पैरेलल होनी चाहिए, दिख रही है यहां पर कि हाँ ये क्यूब है जिसमें अपोजिट फेसेस एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, पैरेललोपाइप्ड बोला जाता है। इसे आप एक पैरेललोपाइप बोल सकते हो। और अगर मैं दिखाऊं आपको अलग अलग तरह के, देखो दिख रहा है क्या बोर्ड पर कुछ? ये क्यूब है, ये टेट्रागोनल जिसे आप क्यूबॉइड बोलते हो ना, वो है। इन सब में आप नोटिस करोगे कि अपोजिट फेसेस जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें केवल ग्रीन वाले पार्ट को नोटिस करना, केवल ग्रीन वाले पार्ट को। वीडियो फ्रीज हो गया? नहीं होगा यार, ये ड्रॉ नहीं करना है, नहीं बनाना है, ये बस देखना है केवल। है ना, ये नहीं बनाना है, बट ये मैं बता रहा हूं आपको, ये भी एक पैरेललोपाइप्ड है, ये भी एक पैरेललोपाइप्ड है। इसमें क्या किया आपने, यूं सोचो कि क्यूब जो था ना, क्यूब उसको खींच दो, क्यूब को थोड़ा खींच दो तो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बन जाता है। ये मैच बॉक्स, माचिस की जो डिब्बी आती ना, उसमें वो एक तरह से, उसे आप ऐसे बोल सकते हो ऑर्थोरमिक, उसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। आपका रूम जो है वो भी एक पैरेललोपाइप्ड है, आपका जो रूम है ना वो भी एक पैरेललोपाइप्ड है। अब कोई भी जो पैरेललोपाइप्ड होता है ना, इसमें वापस आऊंगा, थोड़ा वेट करो, इस स्लाइड पर वापस आएंगे। कोई भी एक जो पैरेललोपाइप्ड होता है ना, उसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं, ए बी सी, जिसे आप बोलते हो एज लेंथ, जिसे हम बोलते हैं एज लेंथ, ठीक है, ए बी सी। और 3 होते हैं इंटरफेशियल एंगल्स, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा सर सिलेक्शन करवा दो, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, क्लासेस ढंग से करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, डाउट पूछना पड़ेगा। बस तो पहले वापस अब इस पर आते हैं ना। और एक और चीज है, बस ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछना है, अब केवल डाउट्स पूछने हैं। सर ये समझ में नहीं आया, सॉलिड में ये नहीं पता चल रहा, ये होमवर्क का क्वेश्चन नहीं हुआ। अरे भाई सिलेंडर कैसे पैरेललोपाइप्ड हो सकता है? उसमें अपोजिट फेसेस होती क्या सिलेंडर में जो पैरेलल हो? तो यहां पर ये एंगल दिख रहे हैं आप लोगों को, ए बी सी। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये फिक्स है, और ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एज लेंथ को ए बोला जाएगा, बी और सी। और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है? वाई जेड। ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा? वाई जेड। तो ये वाला एंगल फिक्स है अल्फा, वाई और जेड एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा। ये बीटा वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है? एक्स वाई। ये गामा। ये बदलोगे नहीं, ऐसा नहीं कि मन किया सर मेरे को ऐसे ही कुछ लिख देता हूं, ये फिक्स है। अल्फा यहीं लिखोगे, ये अल्फा, ये बीटा, और ये गामा। बनाओ क्यूब। चलो मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। आप में से किसी को लग रहा है, देखो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट डायग्राम यूज कर रहा हूं तो बना नहीं सकता, मैं भी बना सकता हूं।
अच्छा बना सकता हूँ और आपको भी बनाना है। ये नहीं कि सर आप तो डायग्राम बने बनाए यूज कर लेते हो, सर हमें तो बनाना पड़ता है। लीजिए बना लेते हैं, ये सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात थोड़ी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये एंगल कौन सा हो गया? अल्फा। ये कौन सा हो गया? बीटा। और ये कौन सा हो गया? गामा। बिल्कुल, किसी ने, ऋषभ ने लिखा सर मेरा बुक, तुम्हारा बुक मुझे लगता है यार क्यूबॉइड शेप का नहीं होगा, तुम्हारा बुक भी तीनों अलग अलग है, उसमें ए बी सी। चलो, अब क्या होता है, एक क्यूब जो होता है ना, क्यूब में हम देखते हैं कि ए बी सी तीनों ही इक्वल होते हैं, तीनों लेंथ बराबर होती है, और अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री होते हैं। अल्फा बीटा गामा इक्वल भी होते हैं और वो 90 डिग्री भी होता है। इसे हम बोलते हैं क्यूब। लेकिन अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, अगर दिख रहा है ये क्यूबॉइड है, इसमें अगर हम बात करें इसके लिए तो ए बी सी तो बराबर है, सॉरी ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, जबकि यहां पर ए बी इक्वल्स टू सी। यहां पर भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, यहां पर भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है ना। और यहां पर क्या कर रहे हैं, ए बी और सी तीनों ही अनइक्वल है, लेकिन अल्फा बीटा गामा ये अभी भी 90 डिग्री है। देखा, यहां सब बराबर, ए बी सी बराबर, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। यहां ए और बी तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। ये अभी भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, यहां अभी भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, लेकिन ए बी और एक, है ना। अभी इसको लिखना है, अभी सुनो के, एक टेबल बनाएंगे तब सारी चीजें लिखनी है, अभी आपको नहीं लिखना है। कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। यहां पर ये डायग्राम्स है, इसे क्या बोला जाता है? हेक्सागोनल। इसे क्या बोला जाता है? ऑर्थोरोम्बिक। इसे हम बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। इसका एक और नाम भी है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। और जिसे आप क्यूबॉइड बोलते हो उसका नाम है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। कितने डायग्राम दिख रहे हैं आपको? 7। कितने दिख रहे हैं? 7। क्यूबॉइड में बेटा ए और बी इक्वल होते हैं, उसी को क्यूबॉइड बोलते हैं श्रेया। अगर ए बी सी तीनों ही इक्वल नहीं है तो उसे क्यूबॉइड नहीं बोला जाता, फिर उसे ऑर्थोरोम्बिक बोला जाता है। सौरभ बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूं मैं, आराम से। ये देखो, अब आप एक टेबल मैंने बनाई है, ये हमें बनानी है आपको। इस टेबल में क्या बनाना है? पहला आपको ऐसे बनाना, पहला कॉलम आपका ये होगा, दूसरा कॉलम अभी मैं समझाऊंगा, इसको खाली छोड़ देना। ये थर्ड जिसमें एज लेंथ आ रही है, क्या आ रही है? एज लेंथ। ये इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा, तो ये आपका हो गया कॉलम नंबर 1। ये 2 अभी खाली छोड़ देना, ये नहीं बनाना आपको, ये बनाना ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये इनके एग्जाम्पल्स है, ऐसे ही बताया गया आप लोगों को, तो ये अभी हमें नहीं बना। तो हमें केवल कितने कॉलम्स बनाने हैं? 1 2 3 4। अभी सब अलग दिखेंगे बेट। क्यूबिक, क्यूबिक की बात करूं, ए बी सी बराबर है, दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री।
यहां पर भी सेम चीज रिपीट हो रही है, यहां पर भी सेम चीज रिपीट हो रही है, लेकिन यहां पर ए और बी तो बराबर है, सी बराबर नहीं है। यहां पर ए, बी और सी तीनों ही बराबर नहीं है। नाम याद कर लो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। दो फेसेस के बीच का एंगल, इंटरफेशियल एंगल, सब समझ में आ जाएगा अभी। हेक्सागोनल, ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। हेक्सागोनल में ए और बी तो बराबर होंगे, लेकिन सी बराबर नहीं होगा। और एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा तो 90 डिग्री है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो वापस, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो अल्फा बीटा 90 डिग्री, लेकिन जो गामा होता है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है। रोम्बोहेड्रल, सुन लो पहले, मैं भी टाइम दूंगा। रोम्बोहेड्रल, या जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, ठीक है, मैं यहां नाम लिख देता हूं, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। ए बी सी तीनों ही बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब जल्दी से, ये टेबल एनसीईआरटी में भी है, हर जगह मिलेगी आपको, लेकिन आपको नोट्स में बनानी है और याद भी करना है। ये सब लिखना है और याद भी करना है। इन पर जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, ऑलरेडी आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। तो 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन्हें क्या बोला जाता है? क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोला जाता है? ये 7 क्या है? क्रिस्टल सिस्टम। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैंने इस कॉलम की बात नहीं की है, इसकी बात मत करो। कॉलम नंबर 1, फिर 3, ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये सब हमें याद होने चाहिए इसमें। और याद करना बड़ा आसान है, याद करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? ये तीनों तो याद हो गए या नहीं हो गए? पहले तो बताओ, क्या ये तीनों याद हो गए? उत्कर्ष हो या ना हो हमें मतलब नहीं है यार, एनसीईआरटी में है या नहीं, जेई में है ना, और यहां बन चुकी है, बस क्या फर्क पड़ता है उस सेंटेंस से। कुछ भी चीज लिखो, उसका देखो, तुम लिख रहे हो ना, तो उसका कुछ इंपैक्ट आना चाहिए, मतलब होना चाहिए। जिस चीज लाइन का कोई मतलब नहीं है, उसको यहां लिखने से क्या मतलब है? तुम कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। अच्छा, क्या ये तीनों याद हो गए? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। ट्राई क्लिनिक को याद करो। ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता, ना तो ए बी सी के बराबर है, ना अल्फा बीटा गामा बराबर है, और ना ही 90 डिग्री के बराबर है। ए बी सी भी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी इक्वल नहीं होता, ये भी याद हो गया। इसको याद करना भी बड़ा आसान है, रोम्बोहेड्रल को। रोम्बोहेड्रल को याद करना, क्योंकि इसमें ए बी सी बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर है, बस वो 90 डिग्री के बराबर नहीं। अब केवल दो ही बचे हैं, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। इनको ढंग से याद करना, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। दिखते कैसे हैं ये? देखो, आप क्यूब अलग दिखता है, क्यूबॉइड अलग दिखता है, सिलेंडर अलग दिखता है, पिरामिड अलग दिखता है, सब अलग अलग दिखते हैं। तो ये भी अलग अलग है भाई, शेप अलग अलग है इन सब का।
तो अलग अलग दिखेंगी आपको ये। शेप कैसे दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ये यहां से देखिए आप, ये सब, ये ऑर्थोरोम्बिक, ये ग्रीन वाला हेक्सागोनल में ना, ये ग्रीन वाला ही यूनिट्स, ये ग्रीन वाला पार्ट फोकस करना, पूरे को फोकस मत करना, क्योंकि पूरे की तो फेसेस ज्यादा हैं। पैरेलोपाइड क्या होता है, जिसकी 6 फेसेस होती है। ये जो दिख रहा है वो तो प्रिज्म है, बट जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, उसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल पैरेलोपाइड। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सब याद करने हैं। ये याद सबका करना है, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, वो सब हमें याद हो जानी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी इसकी बात करेंगे, वेट करो, अभी इस पर मैं आ रहा हूं, थोड़ा होल्ड करो। ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैंने काट दिया। अब बात आती है कि क्या करें। पैरेलोपाइड, तो चलो सर समझ में आ गया, आपने समझा दिया। ये 7 टाइप्स के पैरेलोपाइड भी समझ में आ गए, क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबॉइड, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। बट करें क्या इनका, इनका यूज क्या है, वो अब मैं आपको समझा रहा हूं, वो समझना इस चीज को। अब मान लो हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए ना, अब प्रॉब्लम क्या है, इनको जब हमें इनको कैटेगराइज करना है। अब दिखने में तो दिख रहा है ये एक अलग लेटिस है और ये एक अलग लेटिस है, यहीं से हमने छोड़ा था। ये एक अलग लेटिस दिख रहा है, ये एक अलग लेटिस दिख रहा है। अब इनका क्या नाम क्या दें इसका, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर हम आ रहे हैं, यूनिट सेल। अब आप हेडिंग डालो यूनिट सेल। हेक्सागोनल में एंगल 120 डिग्री होगा, गामा, अल्फा बीटा 90, गामा 120। अच्छा, ओके। यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, कमेंट, आपके कमेंट मुझे दिखते हैं लेकिन आपस में आप दूसरे को नहीं दिखते हैं, राइट? तो इसीलिए ऐसे कमेंट मत लिखो जिसका कोई जरूरत ही नहीं है यार। राहुल, पढ़ना स्टार्ट कर दो बस, और ये लाइन लिखना छोड़ दो, पढ़ने लग जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। अब मैं वापस इस पर आ रहा हूं, यूनिट सेल की डेफिनेशन पर आ रहा हूं। तो हमें क्या करना है, इन लेटिस को कुछ कैटेगराइज करना है, इनको क्या नाम दें। तो लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, इफ ऑल द लेटिस पॉइंट are connected by lines, the smallest parallelepiped which can be repeated to generate the entire lattice is called unit cell, is called unit cell। मतलब अगर हम इन लेटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करें, ऐसे मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, देखो ये तो 2D में है इसीलिए आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसे 3D में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, पैरेललोपाइड। 3D में देखोगे तो क्या दिखेगा, पैरेललोपाइड, क्योंकि पॉइंट्स इसके आगे भी होंगे इसके पीछे भी होंगे। 2D में या तो पैरेललोग्राम बनेगा, 3D में क्या बनेगा, पैरेललोपाइड बनेगा। तो जो स्मॉलेस्ट पैरेललोपाइड है
स्मॉलेस्ट पैरेललोपाइड है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल, जिसको रिपीट करके, यानी अब आप इमेजिन करो आपके पास क्या है, यूनिट सेल। ध्यान रखना यूनिट सेल में कोई एटम नहीं होता। यूनिट सेल किससे बना है? लैटिस पॉइंट से। यूनिट सेल किससे बना है? लैटिस पॉइंट से। तो एक यूनिट सेल में यूं कह सकते हो बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, राइट? बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स हैं। उनको जब हम रिपीट करते हैं, उनको रिपीट करने पर क्या बन जाता है? लैटिस बनता है। ध्यान रखना। और अब इस लैटिस के हर एक लैटिस पॉइंट पर बेसिस रखने पर क्रिस्टल बन जाता है। यहां कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। किसमें कंफ्यूजन होता है? बेसिस में और यूनिट सेल में, दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखो बेसिस तो क्या है? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। उसको रिपीट कर करके आप पूरा क्रिस्टल बना सकते हो, डायरेक्ट क्रिस्टल बन जाएगा। उनको रिपीट करके तो डायरेक्ट क्रिस्टल बन जाएगा। बट यूनिट सेल क्या है? वो कोई एटम नहीं है, वो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वो तो क्या है? एक पैरेललोपाइड्स है, पॉइंट्स का कलेक्शन है। और यूनिट सेल को रिपीट करके, यूनिट सेल को रिपीट करके आप क्या बनाते हो? लैटिस बनाते। तो यूनिट सेल को रिपीट करूंगा तो लैटिस बनेगा, राइट? बेसिस को रिपीट करूंगा डायरेक्ट क्रिस्टल बन जाएगा, डायरेक्ट क्रिस्टल बन जाएगा। अब सीक्वेंस देखिए, आपने क्या किया? लैटिस पॉइंट्स थे, उनको कनेक्ट किया तो क्या बन गया? यूनिट सेल। यूनिट सेल को रिपीट करूंगा तो क्या बन जाएगा? लैटिस। और उस लैटिस के हर एक लैटिस पॉइंट पर बेसिस रखने पर क्या बन जाएगा? क्रिस्टल। जैसे अब आप यहां देख पा रहे हो, ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। उसको रिपीट किया, उसको रिपीट किया, इस तरह से आगे पीछे उनको हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये पूरा क्या बन गया मेरे पास? ये पूरा क्या है? लैटिस है। और इसमें ये सब क्या है? लैटिस पॉइंट। ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट्स है। बट ये पूरा क्या है? यूनिट सेल। ये पूरा एक यूनिट सेल है। अब यहां कोई एटम नहीं रखा, कोई मॉलिक्यूल नहीं रखा, लेकिन जैसे आप यहां एटम और मॉलिक्यूल रखोगे, ये क्रिस्टल बन जाए। एटम रखते ही, मॉलिक्यूल रखते ही, आयन रखते ही, ये क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बन जाए। नितिन वेट करा करो, जो भी डाउट्स है ना, जब मैं वो पॉइंट खत्म कर लूं पूरा, तब डाउट्स पूछा करो। अननेसेसरी डाउट मत लिखो जब खत्म। अब मैं कह दूं अच्छा देखो ये चीज खत्म हो गई, जो भी बताना था बता दिया, फिर अगर कोई ऐसी चीज लगती कि सर ने अभी तक ये नहीं बताई, तो वो पूछा करो। किसी ने पूछा क्रिस्टल और लैटिस में डिफरेंस। फिर से लेक्चर सुनना, सब समझ में आएगा। फिर से लैटिस सुन, अभी तक जो पढ़ा है सुनना, तो समझ में आ जाएगा। मैं बता चुका हूं, है ना? अब तो यहां पर ये सारे लैटिस पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। इन सब लैटिस पॉइंट पर एक पॉइंट पुट करो, इस और बेसिस रखोगे, तो ये क्या बन जाएगा? क्रिस्टल। हाँ, लेकिन अब जब हम इन लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो देखिए ये एक अलग तरह का यूनिट सेल बना, ये यूनिट सेल अलग है। कहीं पर क्यूब बनेगा, कहीं पर क्यूबॉइड बनेगा, कहीं पर ऑर्थोरोम्बिक बनेगा, अलग अलग तरह से, राइट? उनको ये जो पैरेललोपाइड बन रहे हैं, पैरेललोपाइड कैसे बन रहे हैं? लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करके। तो कहीं पर इन लैटिस पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो पैरेललोपाइड बनेगा, वो क्यूब होगा, कहीं क्यूबॉइड होगा, कहीं ऑर्थोरोम्बिक होगा। तो अलग अलग तरह के अगर पैरेललोपाइड बन रहे हैं तो उनकी कैटेगरी भी अलग अलग होगी, उनकी कैटेगरी भी अलग होगी। अब यहां से स्टार्ट करो। आपको मैंने एक क्रिस्टल दिया, बिल्कुल सही, किसी ने लिखा है
लैटिस प्लस बेसिस से क्या बनता है? क्रिस्टल। लैटिस प्लस बेसिस, इससे क्या बनता है? क्रिस्टल। समझ में आ जाएगा आप इसी से। अब यहां पर फिर से मैं एक चीज बोल रहा हूं, सुनना कैसे सीक्वेंस होगी। एक सॉलिड मैंने आपको दिया और मैं आपसे कहता हूं यार बताओ इस सॉलिड की क्या कैटेगरी होगी, इसको किस कैटेगरी में हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप उसमें एक बेसिस डिसाइड करो, रिपीटिंग यूनिट डिसाइड करो। वो एक एटम हो सकता है, दो एटम का कॉम्बिनेशन, तीन एटम का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक बेसिस डिसाइड करो, ठीक है। फिर उस बेसिस में एक पॉइंट फिक्स कर लो जहां पर आपको पॉइंट पुट करना है, यानी वो सेंटर भी हो सकता है, कोई कोना भी हो सकता है। तो सेम लोकेशन पर एक पॉइंट पुट कर दो। पॉइंट पुट करने के बाद जितने भी एटम्स हैं, इमेजिन करो उन सब को आपने हटा दिया, उन सब को हमने हटा दिया, तो हमारे पास केवल क्या रह जाएगा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। इन लैटिस पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने पर कहीं पर क्यूब बनेगा, कहीं पर क्यूबॉइड बनेगा, कहीं पर ऑर्थोरोम्बिक बनेगा। अगर वो क्यूब बना है तो क्यूब वाली कैटेगरी में डाल देंगे, ऑर्थोरोम्बिक बना है तो ऑर्थोरोम्बिक की कैटेगरी में डाल देंगे, क्यूबॉइड बना है तो क्यूबॉइड की कैटेगरी में डाल देंगे। इस तरह से हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये अलग अलग देखो, इन सब में ये क्यूब है, इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। यहां क्यूब बन रहा है, यहां कुछ और बन रहा है, टेट्रागोनल, यहां पर ऑर्थोरोम्बिक। इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ और चीजें भी हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। इन सब में एक चीज कॉमन है, कॉर्नर्स तो 8 ही होंगे। इन सब में अगर आप देखोगे तो कॉर्नर्स फिक्स हैं, सब में उतने ही कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन ये अलग अलग तरह के यूनिट सेल्स हैं। ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से नंबर। यहां टोटल कितने यूनिट सेल है? 3। यहां कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? 4। यहां पर 2 और आ गए, ये 1 और ये 2, और यहां पर टोटल 3। इन सब का सम करोगे तो ये 14 यूनिट सेल्स आते हैं। कितने? 14 यूनिट सेल्स आते हैं। हमने जितने भी दुनिया भर में क्रिस्टल है, हर एक क्रिस्टल का हमने यूनिट सेल फाइंड आउट किया, तो हमने क्या देखा? जितने दुनिया भर में क्रिस्टल है ना, उन सभी क्रिस्टल्स को अगर आप उनके यूनिट सेल फाइंड आउट करते हो तो इन 14 में से ही कोई बनेगा, इन 14 में से ही बनता है। यानी देयर आर ओनली 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर ओनली 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, और इन्हीं यूनिट सेल्स, ये 14 टाइप्स ही होते हैं। लिख सकते हो, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, और इन्हीं का एक और नाम भी है, ब्रेवाइस लैटिसेस। इनको और क्या बोला जाता है? यूनिट सेल को और क्या बोला जाता है? ब्रेवाइस लैटिसेस। अरे वाह, किसी ने कहा सर मैं 15th डिस्कवर करूंगा। बिल्कुल बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। सब आ रहे हैं, अभी सब आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी आप सोचो, इतने सारे सॉलिड्स हैं, इतने सारे सॉलिड्स को हम 14 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते, यानी केवल 14 यूनिट सेल्स ही हैं। तो टोटल कैटेगरीज हमारे पास कितनी आ गई? 14। हाँ, लेकिन अब आप कह सकते हो सर क्रिस्टल सिस्टम तो केवल 7 ही होते हैं। हमने देखा था ना क्रिस्टल सिस्टम, ये तो 7 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यूनिट सेल 14 कैसे हो गए? यूनिट सेल इसलिए 14 हो गए
कि ये जो क्यूब देख रहे हो ना, जब हमने लेटिस पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो कुछ केसेस में तो हमने क्या देखा कि लेटिस पॉइंट केवल क्यूब के कॉर्नर पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी आए जहां पर लेटिस पॉइंट क्यूब के कॉर्नर के अलावा क्यूब के सेंटर पर भी थे। और एक और केस ऐसा है जहां पर लेटिस पॉइंट क्यूब के कॉर्नर के अलावा हर एक फेस के सेंटर पर, हर एक फेस के सेंटर पर, यानी आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, यूं कह सकते हो कि किसी केस में तो लेटिस पॉइंट केवल कॉर्नर्स पर थे, किसी केस में लेटिस पॉइंट कॉर्नर के अलावा सेंटर पर भी था, और किसी केस में लेटिस पॉइंट कॉर्नर के अलावा हर एक फेस के सेंटर पर था। तो ये भी क्यूब कहलाएगा, ये भी क्यूब कहलाएगा, ये भी क्यूब, लेकिन ये तीनों यूनिट सेल अलग अलग है। यानी क्यूबिक सिस्टम में 3 यूनिट सेल्स हैं। क्यूबिक सिस्टम में 3 यूनिट सेल्स होते हैं। अगर कॉर्नर केवल, अगर लेटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पर है, लेटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पर है, तो इसे बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेटिस पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पर है तो इसको आई से लिखा जाता है, और इसे बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड। क्या लिखा जाता है इसको? बॉडी सेंटर्ड। और अगर सभी फेसेस के सेंटर पर है तो इसे बोला जाता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड। तो वो जो टेबल हमने बनाई थी, याद करो, उसमें एक कॉलम खाली छोड़ा था। ये नहीं बनाना आपको, ये आपको नहीं बनाने हैं। एक टेबल मैंने बनाई थी, इसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। यानी यहां पर, मैं इसको अभी हटा देता हूं, यहां पर हमारे पास एक क्यूब में कितने यूनिट सेल्स हैं? 3। इस क्रिस्टल सिस्टम में 3 यूनिट सेल। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 1। इसमें भी 1, इसमें 2 और इसमें 1। ये टोटल करोगे तो कितने आ जाएंगे? 14। हाँ, आप कह सकते हो सर प्रिमिटिव समझ में आ गया, बॉडी सेंटर्ड भी समझ में आ गया, फेस सेंटर्ड भी समझ में आ गया, तो ये चौथा कौन सा होता है? ये होता है एंड सेंटर्ड, जो कि 2 में होता है। एंड सेंटर्ड में क्या होता है? केवल 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर ही होता है, यानी एक यहां और एक यहां। इसे हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड। इसे बोला जाता है एंड सेंटर्ड, या साइड सेंटर्ड भी बोला जाता है। एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड। गॉट इट? तो आपको यह भी याद करना है कि किस क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल्स होते हैं, किस क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल्स होते हैं, यह भी आपको याद करना है। तो कितने यूनिट सेल्स है? 14। इन्हीं 14 यूनिट सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्रेवाइस लेटिसेस। ये डायग्राम नहीं बनाने, बट ये टेबल आपको बनानी है। और नेक्स्ट क्लास में इस कॉलम को छोड़ दो, ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। ये पूरी टेबल जो है वो याद होनी चाहिए। क्या क्या याद करोगे? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम याद होने चाहिए, उनका ABC क्या होता है वो याद होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा क्या होता है वो याद होने चाहिए, और किसमें कितने यूनिट सेल्स हैं वो भी याद होने चाहिए। ये पूरी टेबल हमें, और केवल ये नहीं, घर पर लिखोगे बिना देखे, ये टेबल याद करो, फिर बिना देखे बनाओ। एक नहीं, 2 बार लिखो, बोलते रहो दिन भर। जो चीज याद नहीं हो रही ना, उसको ज्यादा बार बोलो। जिनमें कुछ चीजें क्या होती बेटा, जो काम की नहीं है ना, उसको जान के क्या करना है कि क्या मिक्सचर ऑफ लेटिस हो सकता है। हमें वही चीजें जाननी है जो हमारे काम की होती नहीं। तो अभी आइडियली चीजें क्या होती, पहले वो पढ़ लें,
फिर और कुछ बातें करेंगे। जैसे होता ना, किसी के कोई पूछेगा तुम्हें हाथ एक मतलब फिंगर्स कितनी होती है, वो ये 5 होती है, 5 इधर होती है, नॉर्मल जवाब देते हैं। ये थोड़ी नहीं सर, किसी की 6 भी होती है, किसी की कम होती है। ये सारी चीजें काम की नहीं है भाई अभी। तो जो रिलेवेंट है वो ही हम डिस्कस करें। वापस एक बार बता देता हूं, एंड सेंटर्ड में आप देखोगे तो केवल दो अपोजिट फेसेस, दो ही फेस सेंटर्ड एटम होते हैं, दो ही फेस सेंटर्ड एटम होते हैं। ये भी एंड सेंटर्ड, एक यहां एक यहां अपोजिट पर, इसे बोलते हैं हम एंड सेंटर्ड, END। जबकि फेस सेंटर्ड में हर एक फेस के सेंटर पर, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये सारी चीजें और आगे आएगी, डोंट वरी। एक्स वाई एक्सिस अलग क्यों लिए? एक्स वाई जेड एक्सिस तो अलग ही होती है बेटा, एक्स अलग, वाई अलग, जेड अलग। 3 एक्सिस होती है, एक को एक्स बोलेंगे, एक को वाई बोलेंगे महेंद्र, एक को जेड बोलेंगे। ऑड नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहां सेंटर पर एक्स्ट्रा है। ब्रेवाइस नाम है किसी का, जैसे तुम्हारा भी कुछ नाम है। प्रीमिटिव में केवल कॉर्नर पर लेटिस पॉइंट्स होंगे, कॉर्नर पर लेटिस पॉइंट है तो प्रीमिटिव, सब लिखा हुआ देखो। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर, फेस सेंटर में कॉर्नर के अलावा हर एक फेस के सेंटर पर, है ना। चलो आज के लिए अभी यहीं तक करते हैं। शीट आपको मिलेगी, हार्ड कॉपी में मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, बट शीट सॉफ्ट में आपको मिल चुकी होगी, ठीक है। क्या करना अभी तक आपको? अभी कोई ज्यादा होमवर्क नहीं है आपको। अब लास्ट क्लास में मैंने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के डिफरेंसेस बताए थे, वो याद करने हैं। आज की क्लास में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात की थी, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। वो उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। आज उसके बाद क्या बताया था, बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, लेटिस की डेफिनेशन क्या होती है, और यूनिट सेल क्या होता है ये बताया। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है वो भी बताया। और ये टेबल, और ये टेबल देखो, मैं रिपीट करूंगा उससे फायदा नहीं है। किसी को भी कहीं पर भी देखो डाउट होता ना, अब मुझे नहीं, आप उस चीज को देखो बेटा, वापस सुनो, उनको सुन लो, उसी जगह पर वापस जाओ, क्लास को वापस से सुनो, ताकि वो चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारे पास देखो लिमिटेड टाइम है। मैं आपको तो अभी भी थोड़ा हम स्लो हैं, तो अगर मैं हर चीज़ को ऐसे रिपीट करूंगा तो बहुतों को लगेगा सर बोर हो रहा है, फास्ट चलो, जैसे कमेंट आते हैं, और फिर किसी और का टाइम भी खराब होता है। तो अगर आपको कहीं कुछ डाउट है, वापस से उस चीज़ को देखो, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाया हुआ है ना, तो सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो उस चीज़। नेक्स्ट क्लास कब होगी जल्दी पता चल जाएगा, नया टाइम टेबल है ना, वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये टेबल याद हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ओके यार, शुभांकर, शुभांकर जी बिल्कुल। सिलेबस, अरे यार तुम लोगों की पता यही प्रॉब्लम, सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सारी चीजें एक ही दिन में जाननी होती है, लेकिन पता है मैं जो कह रहा हूं वो याद नहीं करना है। पहला काम ये टेबल याद करो। कोर्स भी सब टाइम से कंप्लीट होगा, मोस्टली नवंबर तक कोर्स कंप्लीट होता है, नवंबर तक आपका भी कोर्स कंप्लीट, नवंबर एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। चलो जी, चलो तो आज के लिए यहीं पर, उसके आगे फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें याद करके आना, ये सारे टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फिर अब नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बट हाँ, इतना याद करिए जो मैंने बताया, कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना आपको, अभी कोई बुक नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस जो मैंने बताया है, जो टेबल मैंने दी है वो आपको याद करनी है, दैट्स इट।
ठीक है, चलिए मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। थैंक